वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय वर्मा। आज की हमारी जो क्लास है वो पिछले हमारे 2 दिन से एक टॉपिक चल रहा है, प्रकाश और उसका परावर्तन, उसके नियम, प्रकाश का अपवर्तन, उसके नियम, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड। वर्ण विक्षेपण हो गया, उसके अलावा पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछली 2 क्लासें हो गई। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में देखा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है। इसके अलावा हम देखें कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ इनका यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ वस्तु रखी हो तो कहाँ इनका प्रतिबिंब होता है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली। आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। पहले देखिए, मैं आपको कुछ बातें समझा दूं कि देखिए, ये मान लीजिए आपकी कोई परावर्तक सतह है। जैसे हम बात करते जा रहे थे, ये आपकी कोई परावर्तक सतह है। ओके, तो ये है आपका अभिलंब, ये आपका अभिलंब है। मान लीजिए कोई आपतित किरण इधर से आती है और ये आपका आपतन बिंदु है जहां पर आकर ये आपकी किरण टकराती है। ठीक है, इसका क्या होता है? यहाँ यहाँ इसका परावर्तन होता है। परावर्तन क्यों हुआ? क्योंकि ये एक परावर्तक सतह है, किरण क्षय को रोकता है। इसके पीछे रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है, इस वजह से किरण क्षय को रोकता है। तो यहां से टकराने के बाद आपकी किरण क्या होगी? परावर्तित होगी और वो इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपकी हुई आपतित किरण, और ये हुई आपकी परावर्तित किरण। इतनी बातें तो आपने पहले भी समझ ली थी। ये आपका अभिलंब था, ये आपका अभिलंब है। ये जो कोण बनता है ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। ये तो था, इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि ये जो सतह है ये परावर्तक सतह ना हो। मान लीजिए ये परावर्तक सतह ना हो तो क्या हो? परावर्तक सतह ना हो तो क्या हो? ये जो आपकी किरण आई थी, आप देख रहे हैं, ये जो आप किरण देख रहे हैं ये पूरा आपका अभिलंब है। इतना तो आप समझ ही गए, ये आपका अभिलंब है। ओके, और ये जो आपकी किरण आई थी ये क्या होगी? क्या ये परावर्तित होगी? अगर ये परावर्तक सतह नहीं है, सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है, मान लीजिए जैसे ये कांच की प्लेट है, अब क्या ये किरण परावर्तित होगी? तो ये किरण परावर्तित नहीं होगी। जब ये किरण इस पर आपतित होगी तो होगा क्या? ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में एंटर करेगी तो ये अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये एक परावर्तक सतह नहीं है। ठीक है, बस यहाँ बात किस चीज की है? यहाँ बात है माध्यम की, मीडियम की। ये हमारा विरल माध्यम है और ये जो है ये हमारा बताया ना कांच की पट्टी है, तो मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा सघन माध्यम है। ओके, जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे एक सीधे एग्जांपल से मैं आपको तो जब ये अभी स्टार्ट करेंगे टॉपिक तब समझाऊंगा, अभी थोड़ा बेसिक समझिए। पर ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये हमारा आपतन कोण रहा, ये परावर्तन कोण रहा, सॉरी ये अपवर्तन कोण रहा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब ये किरण इसकी ओर ना झुकते हुए थोड़ा यहां से निकलेगी। जब इस आपतित किरण का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर मैं इसे बढ़ाता हूं, अभी मान लीजिए ये जैसे 40 डिग्री है,
मान लीजिए मैं इसे 60 डिग्री कर देता हूं तो फिर मेरी किरण इस तरीके से आएगी। मान लीजिए 80 डिग्री कर दूंगा, किरण इस तरीके से आएगी। तो ये उतनी ही अभिलंब से दूर हटती जाएगी और दूर हटती जाएगी और दूर हटती जाएगी। एक टाइम आएगा जब किरण इसके लंबवत हो जाएगी, मतलब इसके समानांतर हो जाएगी, आपके माध्यम के समानांतर हो जाएगी। फिर यदि मैंने इसे थोड़ा सा और घुमा दिया, हल्का सा और घुमा दिया, तो ये क्या होगा, ये फिर से परावर्तन का नियम हो जाएगा, क्योंकि जब किरण आई और वो वापस ऊपर चली गई तो वहां था परावर्तन। इतनी बात आप समझ रहे हैं, इतनी बात आप समझ रहे हैं। लेकिन जब ये किरण अभिलंब के पास झुकी, यहां तक था आपका अपवर्तन, यहां आपका अपवर्तन होता है जब किरण किसी एक माध्यम से जाते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और अभिलंब से दूर हटती है या पास आती है, ये तो आपके मीडियम पर डिपेंड करता है। लेकिन बात यह है कि प्रवेश कर गई तो वहां अपवर्तन का नियम लागू होगा, जब रिफ्लेक्ट होकर वापस निकल गई तो परावर्तन का नियम लागू होगा। लेकिन जब इनके क्रांतिक कोण का मान बढ़ाया जाएगा, इसकी क्रांतिक कोण का मान बढ़ाया जाएगा, तो ये किरण जब ये वापस चली जाएगी तो वहां क्या होगा, वहां होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वहां होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा ऐसे समझाया। चलिए, ये मैंने इतनी बातें तो आपको बता दी, अब इनको थ्योरी से देखते हैं, मैंने खाली समझाया है। देखिए, बात करते हैं पहले प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन कल के क्लास में देख लिया आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जाके वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों क्लासों का आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आज बात करते हैं प्रकाश की अपवर्तन की, कि अपवर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये आपको डायग्राम उधर दिख रहा है, अभी मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा, अभी उस पर ध्यान नहीं दीजिए। अभी पहले थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ी समझा तो मैंने आपको दिया ही दी, पर आप थ्योरी से और समझ जाएंगे। इसमें लिखा क्या है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक पारदर्शी माध्यम, जैसे ये एयर है, एयर कैसी होती है, पारदर्शी होती है। ठीक है, कहा क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। तो दूसरा पारदर्शी माध्यम ये जो पूरा है, ये क्या है, पानी है, पानी, ब्लू वाला। ठीक है, ये पानी है। तो हुआ क्या है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के अलग करने वाले तल पर क्या होता है, सीधा अभिलंब आपतित होता है। ये मैंने बता ही दिया, ये आपका क्या है, ये है आपका अभिलंब, ये है आपका अभिलंब। दोनों माध्यमों के लंबवत आपका क्या होता है, अभिलंब। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अभिलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, मतलब इसका परावर्तन ना हुआ और ये सीधी उस माध्यम में चली गई। लेकिन इसके लिए कुछ बात है, परंतु हुआ क्या है, तिरछी आपतित होने पर क्या होती है, अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। मतलब इस डायरेक्शन में अगर वो जा रही है तो इस डायरेक्शन में ना जाते हुए वो अपनी दिशा से या तो ऊपर चली जाएगी या और नीचे हो जाएगी, दो ही कंडीशन है। इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यहां समझ आया आपको। अभी यहां देखिए, यह है आपका अभिलंब। मान लीजिए ये ऊपर हवा है, नीचे पानी है। कोई किरण यदि आपके अभिलंब के सीधे लंबवत आती है और मान लीजिए किरण इस तरीके से आई है, तो ना तो उसका अपवर्तन होगा ना वो परावर्तन होगा, वो सीधे निकल जाएगी। लेकिन यदि आपकी किरण तिरछी आपतित होती है, क्या होती है, ये देखिए, ये आपकी किरण तिरछी आपतित होती है यदि, तो क्या होता है, जब उसका मीडियम चेंज होता है, मतलब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर कर रही है, तो क्या होगा, अपने एंगल से कुछ झुक जाएगी। मतलब इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए जैसे हवा है कहीं पे, ओके, और हवा में आप किसी चीज को उछाल देते हैं, ठीक है, तो वो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर पानी है, आप पानी के नीचे है मानिए, और पानी में आप किसी चीज को उछालते हैं, तो क्या वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, नहीं। तो बात वही है कि हवा एक विरल माध्यम है और पानी एक सघन माध्यम है। जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब की ओर झुकती है, और यही बात उल्टा करते हैं। यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, उसको ज्यादा स्पेस मिल जाता है तो वो दूर चली जाती है। यहाँ इसे स्पेस नहीं मिल पाता है क्योंकि
सघन माध्यम जो होता है इसके कण पास पास होते हैं, तो ये तिरछी हो जाती है, बिल्कुल पास झुक जाती है। समझे आप? तो ये होता है आपका अपवर्तन का नियम। क्या कहा है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल के लंबवत होती है और बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अगर लंबवत हुई तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, परंतु तिरछी आपतित होने पर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये नियम क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन का नियम। जिस तरीके से परावर्तन के दो नियम थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा, दूसरी बात अभिलंब परावर्तक सतह और आपका आपतित किरण परावर्तित किरण सभी एक ही तल में निश्चित थे, उसी तरीके से इसके भी कुछ नियम है, इसके भी नियम है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन जब तक आप ये बात देखिए, जब ये वही बात जो मैंने आपसे बताई अभी, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब, जो ये हमारा अभिलंब है, इसकी ओर झुक जाती है। यही बात की गई। जब किरण सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यही बात यहाँ पूरी आपको कही गई है। देखिए, आप नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, बाकी नहीं बनाते हैं तो इन सारे नोट्स के पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां से या आप चाहे तो इनके नोट्स बना सकते हैं, इनका प्रिंट करवा सकते हैं, या आप इसे नॉर्मली वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा आपके एग्जाम के हिसाब से टॉपिक वाइज सिलेबस कवर किया जाए। ओके, चलिए, इतनी बात आपको समझ ही आ गई कि अभिलंब के पास कब आती है, अभिलंब से दूर कब जाती है। जब विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब के पास आएगी, जब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर होगी। चलिए, अगली बात देखिए, अपवर्तन के क्या है हमारे पास, अपवर्तन के दो नियम है। जिस तरीके से हमारे पास परावर्तन के दो नियम थे उस तरीके से हमारे पास अपवर्तन के भी दो नियम है। एक मिनट, क्लियर है? चलिए, अब देखिए क्या होता है, जिस तरीके से परावर्तन के दो नियम थे उसी तरीके से हमारे पास अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण साथ में आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों किरणें एक ही समतल में स्थित होते हैं। इतनी बार ये हमारा पहला नियम होता है। क्या होता है कि आपतित किरण जो आपकी किरण आती है, अभिलंब ये आपका अभिलंब होता है और अपवर्तित किरण ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होती है। ये बात आप समझ गए। पहला नियम तो यही कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, जो उनका एंगल है, ये जो ये अभिलंब है, ये किरण है, तो ये जो एंगल बना है ये और ये जो एंगल बना है ये, इन दोनों की बात की जा रही है। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। उसे कहते क्या है, देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब उनका बीच का एंगल, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब इसका एंगल, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, आपका आपतन कोण क्या है, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं आपका अपवर्तन कोण साइन आर। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट, ये जैसे लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। कांस्टेंट क्या होता है, वो इसे किससे डिनोट किया जाता है, इसे म्यू से डिनोट किया जाता है। आगे इतनी बात समझ में, यही बात देखिए। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष, किस तरीके से, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यहां देखिए, जैसे आपका है साइन आई यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण इक्वल टू क्या होता है, म्यू। अब इसने क्या कहा, पहले माध्यम के सापेक्ष, तो ये होगा आई और ये आर। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। एग्जाम से आपसे पूछ ले एग्जामिनर, या एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, पूछ लेता है स्नेल का नियम बताइए, तो स्नेल का नियम एक ऑप्शन दिए होते हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर इक्वल टू म्यू। समझे, क्या कहा जाता है, इसे म्यू कहा जाता है। ओके, ये होता है आपका स्नेल का। इतनी कहानी समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके पास निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या चीज होती है, जानते हैं इसे, क्या होता है ये। देखिए, यदि प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात में क्या होता है, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है
अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं अभी आपसे इतनी देर से ये जो बहस कर रहा हूँ, इतना मैं आपको समझा रहा हूँ, यही आपका अपवर्तन है। ओके, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण, जो उसका आपतन कोण बोले तो साइन आई, और अपवर्तन कोण यानी साइन आर के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये बात तो हमने पीछे देख ली कि ये जो साइन आई और अपॉन साइन आर है, ये क्या है हमारे पास, म्यू है। इतनी बात हमने देखी, ठीक है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अब जैसे ये जो इस माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने निकाला है, तो इसने कहा क्या है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, जिस माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये लगभग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या कहा है, किसी माध्यम का, देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यही बात मैंने आपसे कही, समझे। क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। बाकी आपके लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का यहाँ फॉर्मूला लिखा है, जो इसने बात कही है वो इस फॉर्मूले में लिखी है। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, एक तो होता है आपका निर्वात, ठीक है, वायु निर्वात नहीं है, निर्वात जहां कुछ भी उपस्थित ना हो, निर्वात में प्रकाश की चाल, पहली बात, और अपॉन माध्यम, जिस माध्यम में हम देख रहे हैं उसके माध्यम के प्रकाश की चाल, ये किसके बराबर होता है, ये आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य, मतलब जानते हैं तरंगदैर्ध्य, रंग के आधार पर इनकी तरंगदैर्ध्य निश्चित की जाती है। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ये प्रिज्म वाला, यहाँ से लाइट गई और ये जब निकली तो 6-7 इंच से कलर, 7 इंच से कलर निकले, जिन्हें क्या कहते हैं, कोई कहता है विबग्योर, कोई कहता है बेनी आह पिनाला, ऐसे अलग अलग बहुत सारे, बेनी आह पिनाला हो जाता है हिंदी में, विबग्योर हो जाता है आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या कहा है, अलग अलग रंग के लिए अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती है तथा प्रकाश के भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश भिन्न के लिए क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग यानी भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब कह क्या रहे हैं, यदि इनकी तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, मतलब तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ इनके अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तरंगदैर्ध्य होती है लैम्डा, यदि इसका मान बढ़ता है तो इनका अपवर्तनांक क्या होता है, क्या होता है, कम हो जाता है। यदि तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा, और यदि अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो इनकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगी। यही बात यहाँ पे कहा है, कही। और क्या बात कही है, ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, ठीक है, वही बात है। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जो आपका लाल रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो मतलब उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। दूसरी बात, बैंगनी रंग सबसे अधिक होता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी, ठीक है। ये सारा नोट्स आपको मिल ही जाएगा, वहां से आप इसे रीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, किस तरीके से पता चलता है कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, वो सारी बातें देखते हैं। देखिए, पहला है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ठीक है। अब आपको पता है वायुमंडल है, वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें होती है। अब जब उनसे कोई प्रकाश किरण आती है, तारों से होता हुआ जो प्रकाश आता है, वो वायु की अलग अलग परतों से क्या होता है, अलग अलग बार उसका अपवर्तन होता है। तो हम नीचे होते हैं, लेटे हुए हैं छत पे, तो हमें लगता है कि इस तरीके से तारे टिमटिमा रहे, यही कारण होता है। किस कारण की वजह से, प्रकाश के अपवर्तनांक की वजह से। देखिए, वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती है। घनत्व बोले तो डेंसिटी, ठीक है। क्या कहा है, वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली अलग अलग परतें पाई जाती हैं। जब तारों से प्रकाश चलता है, इधर ध्यान देना, जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों से लगातार क्या होता है, अलग अलग उसका अपवर्तन होता रहता है। जैसे मान लीजिए ये वो सभी वायु की परतें हैं, प्रकाश आ रहा है,
पहला यहाँ पे अपवर्तन हुआ तो थोड़ा और झुक गया, अब ये यहाँ पहुंचा, जब यहाँ अपवर्तन हुआ ये थोड़ा और झुक गया, अब ये यहाँ पहुंचा तो इसका और अपवर्तन हुआ। तो बार बार इसका जो अपवर्तन होता रहता है, उसकी वजह से हमें क्या लगता है कि जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं। ओके, क्योंकि वायु की परतें क्या होती है, स्थिर नहीं होती पहली बात तो, और इसमें हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समय अंतरालों के पश्चात क्या होता है, भिन्न भिन्न स्थितियों में। तो इसी चीज को क्या कहा है, तारों का टिमटिमाना। तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, किस वजह से, क्योंकि अलग अलग वायु की परतों के कारण उनपे जब प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, एक बार नहीं बार बार अपवर्तन होता है, इस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई। सीधा सीधा कोई पूछे तो सीधा सीधा कहना है कि जो वायु की परतें होती हैं उनपे बार बार प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस वजह से तारे टिमटिमाते दिखाई। ओके, दूसरी बात आपने बचपन में देखी होगी, पानी से किसी बीकर में, पानी का कोई बीकर भरा हो उसमें हम सिक्का डाल देते हैं तो क्या होता है, अपने तल से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वही बात है, आप देखे हुए हैं पर देख लीजिए, पानी से भरे किसी बर्तन के तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाए दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी यही है कि जब हम बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा प्रतीत होता है। ओके, अगली बात देखिए, जल के अंदर पड़ी हुई मछली। आपने देखा होगा तालाब जैसे कम लेवल का पानी हो, कम ही लेवल का पानी हो, वहां पे कोई मछलियां तैरती रहती है, आप दाना डालते रहते हैं, मछलियां तैरती रहती है, तो आपने देखा होगा कि जो उसकी वास्तविक गहराई है उससे मछली थोड़ा हुआ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरी चौथी बात, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। आपने देखा होगा बर्फ नली वाला, स्कूल में बचपन में कोई पानी में आपने कोई पेंसिल डाल दी या कोई छड़ डाल दी कांच की, आपने उसमें डाल दी तो ऐसे टेढ़ी हो जाती, ऐसे टेढ़ी हो जाती, मतलब ये उसका नीचे वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है, तिरछी दिखाई देती है, बाकी होती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद, ये बात देखिए, सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें ऊपर दिखाई देता है। ये आपकी क्षितिज है, फिर भी यहाँ पर आपको प्रकाश दिखाई देता रहेगा, सूर्य उदय से पहले भी और सूर्यास्त के बाद भी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये पांचों पॉइंट याद रखना कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भी आपका सूर्य का दिखाई देना किस नियम के कारण होता है, तो आपको क्या जवाब देना है, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, चलिए, ये थी सारी बातें अपवर्तन के बारे में, ये सब बातें थी आपके अपवर्तन के बारे में। ओके, अगली बात देखिए, इतनी तो बातें हो गई। अब देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ये होता क्या है। देखिए, एक मिनट इसे क्लियर कर देता हूं। हो गया, चलिए अब देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, दोबारा बताऊं, देखो मैंने यहां बताया था ना आपको, ये देखिए क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है किरण, यहाँ क्या हो रहा है, इसका अपवर्तन हो रहा है, लेकिन जब जब इसका मान बढ़ाते जाएंगे, मतलब इस एंगल का मान बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ये अपने अभिलंब से दूर हटती जाएगी। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब इसके समानांतर हो जाएगी, बिल्कुल इसके ओवरलैप कर जाएगी, तब क्या होगा, तब होगा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बात देख लेते हैं, कह तो दिया हमने। चलिए अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम, सघन बोले तो डेंस, डेंस मीडियम बोले तो ठोस माध्यम, ठीक है, वैसा उसे बोलते हैं सघन। विरल होता है, हवा जैसा माध्यम होता है जो नॉर्मल, वो विरल माध्यम होता है। अब इनकी अलग अलग बातें होती हैं, जैसे मैं आपके लिए यहां लिख दूं, एक हमारा हवा हो गया, एक निर्वात हो गया, एक पानी हो गया, तो एक कांच हो गया। मान लीजिए ये चार नॉर्मल है, इन चारों के लिए मैं बता देता हूं। अब हवा निर्वात दोनों की बात की जाए तो निर्वात कैसा होगा हवा के लिए, ये होगा इसके लिए विरल माध्यम, और हवा कैसा होगा, सघन माध्यम। अब हवा और पानी की बात की जाए
तो हवा कैसा होगा? हवा होगा विरल माध्यम और पानी होगा सघन माध्यम। उसी तरीके से पानी और कांच की बात की जाए तो अब यहाँ पानी होगा विरल माध्यम और कांच होगा सघन माध्यम। डेंस डेंसर मीडियम होता है सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है रेयर मीडियम। ठीक है, वही बात की जाए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही है, बात समझ रहे हैं? ठोस माध्यम से इसमें विरल में प्रवेश कर रही है तो अब क्या होगा? अब ये अभिलंब की ओर ना झुककर अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो यहां क्या होता है? प्रकाश का गया, हाँ, प्रवेश करती है तो अपवर्तन होता है। पहली बात अपवर्तन तो होगा, फिर ये निश्चित उस हिसाब से होगा माध्यम के हिसाब से कि कौन से माध्यम से किस माध्यम में गई है, तो अब अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो अब जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है। वही मैंने बताया, क्यों? क्योंकि सघन माध्यम से विरल में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर हट रही है, दूर हटती जाती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, आपतन कोण समझ रहे हैं? आपतन कोण, ये वाला जो कोण है मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में बताया था, जैसे जैसे आपतन का कोण बढ़ाते जाएंगे विरल माध्यम में अपवर्तित किरण उतने ही अभिलंब से दूर हटती जाएगी। कहा था ना मैंने, यहां समझाया ना मैंने आपको। क्या है, समझते नहीं है, ध्यान नहीं देते हो। देखो, ये जैसे जैसे मैं इस कोण का मान बढ़ाता जाऊंगा, पहले ये इतनी दूर हटेगी, फिर ये इतनी दूर हटेगी, फिर ये इतनी दूर हटेगी, फिर ये एकदम ऐसा आ जाएगा। वही बात बताइए वहां भी कि जैसे जैसे आप इसके अपवर्तन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये अभिलंब से दूर हटती जाएंगी। अर्थात होगा क्या? जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। अब होता क्या है, एक अपवर्तन कोण का एक ऐसा निश्चित मान आ जाता है जहां पर क्या होता है, जब अपवर्तन का कोण मान 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये था, ये अभिलंब था, यह मान अक्ष था, पहले इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फिर बिल्कुल 90 डिग्री हो। जब ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। क्या कहा जाता है? इसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, और इसे डिनोट किससे किया जाता है? वही म्यू से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin c। ओके, या फिर आप इसे इस तरीके से कह लीजिए, sin c = 1/μ। यही बात। क्या होता है क्रांतिक कोण? जब अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाता है और वह बिल्कुल परावर्तक सतह के बिल्कुल समानांतर बोले तो 90 डिग्री हो जाता है, तो उस कोण को क्या कहा जाता है? उसे क्रांतिक कोण कहा। ठीक है, चलिए बाकी आप पीडीएफ देख लीजिएगा, वहां से आपको और बात समझ आएगी। अब देखिए, अब यदि होता क्या है, आपतन कोण और बढ़ा दिया जाए, क्या अब बिल्कुल लंबवत तो हो चुका, मतलब बिल्कुल समानांतर तो हो चुका, यहां तक तो आ चुका, लेकिन और बढ़ा दिया जाए, मतलब नीचे की ओर के लिए कह रहा है कि आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए तो किरणों का अपवर्तन नहीं हो सकेगा। अब इससे ऊपर तो क्या ही चाहिए, अपवर्तन नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए इसका अब इसका अपवर्तन नहीं होगा। ये किरण यहां तक जा सकती थी, यहां तक जा सकती थी, यहां तक जा सकती थी, यहां तक जा सकती थी। तब तक क्या हो रहा था? जब तक ये उसके समानांतर हो गई तब तक हो क्या रहा था? जब तक यहां ओवरलैप करी तब तक क्या हो रहा था? तब तक अपवर्तन हो रहा था। ठीक है, अब अपवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ 90 डिग्री तक हो सकता था लास्ट मैक्स, और मैक्सिमम हमने वहां तक पहुंचा दिया, अपवर्तन खत्म। अब क्या होगा? अब होगा इसका पूर्णांतरिक परावर्तन। कैसे? देखिए, ऐसी स्थिति में आपतित किरणें परावर्तन के नियम के अनुसार सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाती है। समझ रहे हैं? जिस माध्यम से आई थी, सघन से विरल में आई थी तो दूर हट रही थी, दूर हटते 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 बिल्कुल 90 डिग्री हो गया, आखिरी लिमिट थी जहां तक वो पहुंचे। अब वो उससे ऊपर गई तो क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा वापस। ठीक है, वही बात की गई है कि नियम के अनुसार क्या हुआ, सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? आपका यही घटना आपका पूर्णांतरिक परावर्तन है। ओके, देखिए, वैसे आप सब लोग समझदार हैं, पर मुझे आपको बार बार समझाना पड़ रहा है। ये आपका विलंब था, ओके, ये आपकी आपतित किरण थी, और ये था आपका सघन माध्यम, डेंस मीडियम, और ये था आपका विरल माध्यम।
बोले तो इस तरीके से समझ लीजिए, ये कांच था और ये पानी था, या समझ लीजिए ये पानी था ये वायु था, किसी भी तरीके से समझ लीजिए, बस समझिए। होता क्या है, ये अब अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब ये इस तरीके से आएगी। ठीक है, आना तो इसे वैसे इस तरीके से चाहिए था, पर ये ऐसे ना आकर दूर हट गई अभिलंब से। ओके, अब क्या हुआ, मैंने इस कोण का मान और बढ़ाया, मतलब मैंने किरण को इस तरीके से दिया, तो ठीक है, अब ये क्या होगी, अब ये और दूर हटेगी। फिर मैंने इसे थोड़ा और दिया तो ये इतना और हट जाएगी। अब मैंने मान लीजिए इसे इतना कर दिया तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाए। ठीक है, अब मैं इसे मान लीजिए इस तरीके से और करता हूं, तो अब ये ऊपर तो जाएगी, लेकिन अब अपवर्तन नहीं होगा, अब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, अब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वही जो चीज हम समझ रहे थे वही बात मैं आपसे यहां बताया। अब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। सॉरी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो तो 100% होता है, लेकिन अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। अपवर्तन की लास्ट मैक्सिमम लिमिट थी 90 डिग्री, वहां तक जितना होना था हो चुका, अब जो होगा वो परावर्तन होगा। ठीक है, वही बात है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, अर्थात इसमें क्या नहीं होता, इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। अब अपवर्तन नहीं होगा, इस कारण पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। सीधी सीधी बात है, जहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, परावर्तक सतह से जब टकराकर वापस किरण लौटेगी तो चमकती हुई दिखाई देगी। सीधी सीधी बात है, वही बात है। इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, अब इसमें बताया क्या है, ये कुछ क्रांतिक कोण के मान बताए हैं, वो देख लीजिएगा। पानी के लिए अपवर्तन का मान 1.33 और क्रांतिक कोण इनका कितना 48.5, क्राउन कांच के लिए 1.52 और इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 41.1, फ्लिंट कांच के लिए 1.65 होता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण 37.4 होता है। इसके बाद इस पॉइंट पर जाने के बाद इनका क्या हो जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन। हीरा हो गया 2.42, तो इसका अपवर्तनांक 24.4, इसका क्या है इसका क्रांतिक कोण। ओके, चलिए आगे बात देखिए, आगे बात क्या है, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उनका पूरा होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए बात देख लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपको मिल जाए तो वहां मानिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पहली स्थिति क्या है, प्रकाश किस तरीके से जाना चाहिए, विरल से सघन में नहीं जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए, क्योंकि अगर विरल से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर नहीं हटेगा, वो बल्कि अभिलंब के पास झुकेगा। तो पहली बात होना क्या चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से यानी डेंस मीडियम से किस माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। कहे तो पानी से हवा में जाना चाहिए, कांच से पानी में जाना चाहिए, वैसा कुछ सीन है। सीन क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी बात, आपतन कोण जो होता है वो कहाँ होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण बताया ना मैंने आपको, उससे बड़ा होना चाहिए। चलिए अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से देखते भी आए हैं, उन सब की बातें करते हैं। क्या पहली बात, जब हीरा चमकता है, ज्यादा चमकता है, क्यों चमकता है, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान हमने क्या देखा अभी पीछे 24.4 करके ऐसे कुछ था। ओके, होता क्या है कि जैसे आपका हीरा है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए हीरा, मुझे डायग्राम बनाना इतना अच्छे से नहीं आता, मान लीजिए ये आपका हीरा है और ये चमक रहा है, किस वजह से, इसमें जब कोई प्रकाश की किरण एंटर करती है, प्रकाश की कोई एक किरण एंटर करती है तो इसकी जितने भी फलके हैं उन सबसे उसका क्या होता है, बार 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 क्या होता है, उनका पूर्णांतिक परावर्तन होता है बार बार। और जब उसका मान 24 से कम होता है तभी ये उससे बाहर निकल सकती है किरण, नहीं तो उसी के अंदर घूमती रहती है और हीरा में चमकता हुआ दिखाई देता है। जब प्रकाश किरण का मान इसके क्रांतिक कोण के मान से कम हो जाएगा तब यह किरण बाहर निकल जाएगी। ओके, अन्यथा उसके अंदर घूमती रहती है और हीरा में चमकता दिखाई देता है। पहली बात, हीरे का चमकना क्या है, आपका पूर्णांतरिक परावर्तन है। दूसरी बात, रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखाई देती है,
ठंडे देशों में मरीचिका दिखाई देती है। ये सब किसके कारण होता है? ये भी आपके पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। कांच का चटका हुआ भाग हमें चमकीला दिखाई देता है, किस कारण? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। पानी में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई पड़ती है, किस कारण? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाशिक जो तंतु होता है ऑप्टिकल फाइबर, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। याद रखना है इस वाले पॉइंट को तो, और इनको तो चाहे इतना नहीं, पर इस 5 वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए चाहे, पर इसे ध्यान में रखिएगा कि जो प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सॉरी, ध्यान रखिएगा ये बात। पानी में हवा भरे बुलबुले कैसे होते हैं? चमकते दिखाई देते हैं। अगली बात, कालिक से जो पोता हुआ गोला होता है वो भी कैसा होता है? चमकता है। ये सारी बातें किसके लिए? सॉरी, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। अब जैसे मैंने आपको हीरे का चमकना बताया, चलिए चमका ही देते हैं इसे। ये देखिए इधर चमक रहा है ना, किस वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां क्या हो रहा है इसका? यहां हो रहा है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया, जब इसमें कोई प्रकाश की किरण आई, इसकी विभिन्न फलकों से टकराकर क्या हुआ? उसका बार 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 क्या हुआ? उसका उसका परावर्तित होती रही, और जब ये परावर्तित होती रही तो हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता रहा। कब तक दिखेगा? जब तक इसका मान, इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम नहीं हो जाता, तब तक ये हमें चमकता दिखाई देगा। सीधी सीधी बात ये है। देखिए, हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्या बात कही है? हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 24 डिग्री। ठीक है, हीरे से वायु में आने वाली जो आपतित किरण है उसका मान कितना होता है? क्रांतिक कोण से बहुत कम होता है, 24 डिग्री होता है। जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है, हीरे के किसी कटे हुए भाग में प्रवेश करता है, तो उसके भीतर क्या होता है? विभिन्न तलों से बार बार क्या होता है? परावर्तित होता रहता है। यहाँ गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, इस तरीके से उसी के अंदर घूमता रहता है, परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, इसके क्रांतिक कोण के मान से यदि कम हो जाता है, 24 डिग्री से कम हो जाता है, तब क्या होगा? तब वह हीरे से बाहर आ पाता है, नहीं तो वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। जब तक उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम नहीं हो जाता, तब तक वो उसी के अंदर घूमता है। इसी वजह से हमें हीरा चमकीला दिखाई देता है। इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं से बाहर निकल पाता है, क्योंकि हर जगह उसका क्रांतिक कोण और आपतन कोण का मान बैठ नहीं पाता। अतः इन दिशाओं से देखने पर हमें हीरा कैसा दिखाई देता है? चमकीला। ओके, चलिए हीरे को चमका दिया। इसके बाद आपने दूसरी बात देखी थी मरीचिका वाली, रेगिस्तान में मरीचिका, बचपन से देखते आए हैं, दोबारा आपको बताता हूँ। एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है? चलिए अब रेगिस्तान में मरीचिका की बात करते हैं। कभी कभी रेगिस्तान में क्या होता है, कोई यात्री होते हैं, थक जाते हैं बेचारे, घूमते घूमते घूमते, सामने देखते हैं रोड पे। आप भी कभी जैसे जाते हो रोड ट्रिप पे तो देखा होगा, रास्ते में कहीं दूर बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, दूर पे आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि जैसे रोड पे कहीं पानी गिरा हुआ है। लगता है ना कभी कभी ऐसा? वही होता है मरीचिका। किस वजह से होता है उसकी बात देखते हैं। कि कभी कभी रेगिस्तान में यात्री को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है। क्यों ऐसा लगता है हमें कि पानी है, इस वजह से प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। पानी में आप जानते हैं, जैसे आप खड़े हैं पानी में देखते हैं तो आपको उसमें उल्टी दिखाई देगी, वही बात है। क्या होता है, इससे यात्री को ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहां पर पानी है। बात वही है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहां तालाब नहीं होता। गर्मी के मौसम में, हाँ अब यहाँ से देखना चालू कीजिए, मेन बात यहाँ से शुरू है। गर्मी के मौसम में होता क्या है, रेगिस्तान की रेत कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, या फिर हमारी जो रोडें होती हैं, सड़कें, गर्मियां जब बहुत चिलचिलाती धूप पड़ती है तब क्या होता है, रोडें गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्म होती है तो उसे छूकर पृथ्वी के पास की जितनी भी वायु है वो सारी कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। नीचे एक लाइन पढ़ी थी हमने अभी 2-3 स्लाइड पहले कि गर्म करने पर क्या होता है, अपवर्तनांक घट जाता है। देखा था, वही बात है। क्या होता है, छूकर पृथ्वी के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है, जिससे वायु का घनत्व कम हो जाता है।
क्या हो जाता है, जिससे वायु का घनत्व कम हो जाता है। अब क्या होगा, ऊपर की वायु की परत कैसी है, ठंडी, नीचे वाली कैसी रह गई, गर्म। ठीक है, तो ठंडी और गर्म में भी अब इनका मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज कैसे, एक सघन रह गई, एक विरल हो गई। जो गर्म हो गई वो विरल हो गई, जो ठंडी रह गई वो सघन रह गई। ठीक है, वही बात है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, वायु की परतें विरल होती जाती हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, जो गर्म हो गई वो विरल हो गई। जब पेड़ से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं तो उन्हें अधिकाधिक क्या होता है, विरल परतों से होकर जाना पड़ता है। बहुत सारी विरल परतों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि नीचे की सब गर्म हो गई, विरल हो गई, ऊपर की ठंडी है। क्यों, क्योंकि सघन है। सघन है इसीलिए ठंडी है, इसीलिए सघन है। इसलिए प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या होती जाती है, दूर हटती जाती है। अविलंब से दूर हटती जाती है। जब प्रत्येक परत पर आपतन कोण बढ़ता जाता है, ठीक है, तथा किसी विशेष परत पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, अपवर्तन आपतन कोण के मान से अधिक हो जाता है, तब इस परत पर किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तक होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर की ओर उठने लगती है। डायग्राम में देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे हमारी ठंडी एयर थी ऊपर, और नीचे हमारी गर्म एयर थी और सरफेस। जब इसकी किरणें आई तो फिर ये परावर्तित होकर, सॉरी, अपवर्तित होकर जब इनका मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ गया तो इनका क्या हो गया, इनका पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया और ये ऊपर की ओर उठाई दिखाई दे। जब यह किरण यात्री की आंख में प्रवेश करती है तो उसे पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। ओके, तथा यात्री को पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही क्या होता है, यही आपका मरीचिका है। ज्यादा ठंडी जगहों पर भी होता है, ज्यादा गर्म जगहों पर भी होता है। ओके, अब अगली बात देखिए, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला क्यों दिखाई देता है। मान लीजिए कोई कांच है, उसका टूटा हुआ भाग है, जब उसमें प्रकाश की किरण एंटर कर जाएगी तो जो टूटा हुआ भाग है वहां वायु है, बोले तो वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। जब वहां क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाएगा तो फिर वो हमें चमकता दिखाई देगा। ठीक है, वही बात है, कांच के चटके हुए भाग में हवा भर जाती है, जो कि कांच की अपेक्षा कैसी होती है, विरल होती है। जब प्रकाश कांच से हवा में प्रवेश करता है तो उसका सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन होता है। ओके, कांच से हवा में प्रवेश करते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है और यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण चटका हुआ कांच हमें कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। हमने परावर्तन देख लिया, अपवर्तन देख लिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी देख लिया। और क्या चाहिए आपको पता, और कुछ। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको दो चार और एग्जांपल दिखाए थे, जैसे वो कांच का परखनली वाला। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो पानी में अंशतः भरी हुई परखनली क्या होती है, पानी के बीकर में डुबोते हैं। तो परखनली जिस भाग में पानी नहीं होता, जहां तक भरी होती है उतनी डूब जाती है, जितना नहीं भरा होता वहां क्या होती है, वायु होती है। वायु कैसा माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सॉरी, सघन माध्यम से जब किरण विरल माध्यम में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी। वहीं पे फिर वही थ्योरी कि क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होती है वो क्या हो जाएगा, चमकीली दिखाई देगी। ठीक है, जिस भाग में पानी नहीं होता अर्थात परखनली का खाली भाग चांदी की तरह चमकने लगता है, इसका कारण भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हो गई। चलिए, प्रकाशीय तंतु जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके का होता है, उसके लिए बात देख लेते हैं। हाँ, पहले ये बात ध्यान रखिए, प्रकाशीय तंतु जो होता है ऑप्टिकल फाइबर, इसका जनक कौन था, चार्ल्स के काव। कौन था, चार्ल्स के काव। इसके लिए इन्हें 2009 में क्या दिया गया था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 2009 में, अभी फिलहाल की बात है, थोड़ा टाइम पहले। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर इस वक्रीय मार्ग पर चलाया जाता है। वक्रीय मार्ग समझते हैं कि इस तरीके का होता है आपका प्रकाशीय तंतु। यहां से आपकी क्या होती है, ठीक से देखिए, इस तरीके का होता है। यहां से आपकी प्रकाश की किरण यहां एंटर करी, यहां पर क्या हुआ, उसका परावर्तन हुआ, फिर यहां आई, यहां परावर्तन हुआ, यहां आई, फिर यहां परावर्तन हुआ, यहां आई, यहां परावर्तन हुआ। इस तरीके से इसका बार बार क्या होता रहता है, परावर्तन होता रहता है। ओके, अभी आगे मैं डायग्राम दिखाता हूँ। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कितना हो गया। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना क्षय हुए, ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, तीव्रता को, इनकी जो
स्पीड होती है उनको बिना कम किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। प्रकाशीय तंतु क्वार्ट्ज कांच जो होता है कि बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज जो कांच होता है उसके हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक रेशे की लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। प्रकाशीय तंतु देखिए होता क्या है, यह है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तंतु के चारों ओर अपेक्षा कम से कम -1.5 डिग्री की पदार्थ की पतली परत तय लगाई दी जाती है। जब प्रकाश की किरण इस तंतु से एक सिरे से अल्प कोण बनाती हुई आपतित होती है, जैसे पहले यहाँ आई फिर यहाँ गई फिर यहाँ आई फिर यहाँ, तो ये सब इसका क्या हुआ? परावर्तन है। जब इसके अंदर अपवर्तित होती है तो अंदर यह किरण तंतु के सीमा पृष्ठ क्रांतिक कोण के मान से अधिक इसका आपतन कोण हो जाता है और फिर क्या होता है? इसका पूर्णांतिक परावर्तन होता है। ठीक है, ये बात आप देख लीजिए। बाकी सब वही है कि कोण क्रांतिक मान से बड़ा हो जाता है और किरण पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये सारी वही बातें। ओके, अब इसके कुछ यूज देख लेते हैं कि यूज कहाँ आती है। मेन तो वो है, बाकी ये तो थ्योरी मैंने आपको हर एग्जाम्पल के लिए बार बार बताई। ओके, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से आप देख लीजिए। सॉरी, अब देखते हैं प्रकाशिक तंतु के जो उपयोग होते हैं वो क्या होते हैं। पहला क्या होता है? विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करना। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं उन्हें क्या करता है? ऑप्टिकल मैसेज में कन्वर्ट करके उन्हें क्या करता है? सेंड करता है। ओके, तथा अभिग्रहण करने में भी सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ओके, शरीर के अंदर जो लेजर किरणें होती है उनको भेजने में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, प्रकाश संकेतों को दूरसंचार में, ठीक है, प्रकाश जो संकेत होते हैं दूरसंचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात, मनुष्य के शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं उनका परीक्षण करने में भी इसका यूज किया जाता है। ये चारों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे अब कौन कौन से होते हैं आपका? जैसे इंडोस्कोप हो गया, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए यंत्र होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। अंतर्दर्शी क्या होता है? एंडोस्कोप कहा जाता है। इसी जो अंदर के भाग होते हैं उनका परीक्षण करने के लिए एंडोस्कोप का यूज किया जाता है। इसमें प्रकाश तंतु की बनी हुई प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। जब अंदर डाला जाता है तो उस नली में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसके अंदर की अपनी बॉडी पार्ट्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उन सबका क्या किया जाता है? चित्र लिया जाता है। इंडोस्कोप के उदाहरण के लिए जैसे रिस्कोप हो गया, ऑटोस्कोप हो गया, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए, और गैस्ट्रोस्कोप किसके लिए हो गया? पेट के निरीक्षण के लिए। ब्रोंकोस्कोप किसके लिए हो गया? गले और फेफड़ों के निरीक्षण के लिए। ये सारी ये बातें हैं, इतनी बातें हो गई। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, किस तरीके से होता है, अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या चीज है, उसके अलावा आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी है। उसके बाद हमने देखा पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन देखा। इसके साथ हमने जाना कि अलग अलग मान के लिए, अलग अलग चीजों के लिए इनका मान अलग अलग होता है, वो एक सारणी दी। उसके बाद में पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए इन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ये दोनों शर्तें आपको याद रखनी है। इसमें से 5वें पॉइंट का ये मेन ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण देख लीजिए। हीरे का चमकना किस वजह से? पूर्णांतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका, पूर्णांतरिक परावर्तन। पानी में पड़ी हुई परख नली का चमकीला दिखाई देना, पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ये सारी बातें आपकी आज की क्लास में हो गई। ठीक है, तो आज का एक आपका हो गया परावर्तन कंप्लीट, अपवर्तन कंप्लीट और पूर्णांतरिक परावर्तन कंप्लीट। लेकिन पूर्णांतरिक परावर्तन ये सभी इसके लिए गोलीय दर्पण के लिए भी इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, उसमें किस तरीके से होता है ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। आज की क्लास आपके लिए इतनी ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जो आपको नोट्स है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा सारे नोट्स आपको वहां प्रोवाइड होगा। ठीक है, कोई आपका यार दोस्त तैयारी कर रहा है उसे वीडियो शेयर करते रहिए। ठीक है, और साथ में हमारा आपने थंबनेल देखा होगा कि किसके लिए तैयारी चल रही है हमारी? राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए। ओके, राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए हमारी तैयारी चल रही है। और यदि कोई स्टूडेंट स्टेनो सीखना चाहता है, क्लासेस यहाँ आपको प्रोवाइड हो ही रही है। यदि कोई स्टूडेंट स्टेनो सीखना चाहता है, पहले से सीखा हुआ है, स्पीड 50-60 तक है, या बेसिक कंप्लीट है, या स्टार्टिंग बेसिक से ही सीखना चाहता है, मान लीजिए बेसिक से ही सीखना चाहता है, तो नोट करिए समृद्धि स्टेनो नाम से हमारा चैनल है। उसका
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लगभग 7 क्लासें हो चुकी हैं, 7 से 8, तो वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप स्टेनो भी सीख सकते हैं, साथ में यहाँ से आपकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपके